हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है इस नए सेशन में। हम आपके लिए लाए हैं 10 क्वेश्चन एवरीडे करंट अफेयर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इस तरह से है आप लोगों के बीच। DXH एम्पावरमेंट एक्सीलेंस एंड ग्रोथ थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल की संस्थान ने शुरू की थी। तो ये की थी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, ये नीति आयोग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे कुछ। नीति आयोग के सीईओ VVR सुब्रमण्यम ने DXH, इसका फुल नेम है एम्पावरमेंट एक्सीलेंस एंड ग्रोथ थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की है ताकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME के सहयोग मिल सके। इस पहल का उद्देश्य MSME को तकनीकी प्रदाताओं और शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ना ताकि वे डिजिटल परिवर्तन को अपनाएं। यह एक बड़ी तकनीकी विशेषज्ञता समूह तैयार करेगा जो MSME को संचालित और किफायती तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। यह पहल 6 करोड़ MSME को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नति तकनीकी के माध्यम से करेगा। सरकार ने 2025 के बजट के माध्यम MSME को समर्थन देने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो JCP किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन की ओर हम नजर डालेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम JCP की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF और CC, ये दोनों के द्वारा पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन दोनों मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण रूप से सकारात्मक गतिविधियों से भाग लेने की एक प्रोत्साहन इकाई और इसे कार्बन क्रेडिट की तरह व्यापार किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम JCP पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत काम करता है। ये 1986 के अंतर्गत ये काम करता है और इसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरण के पक्ष में कार्यों को पुरस्कृत करना है। व्यक्ति, समुदाय और उद्योग वनीकरण, जल संरक्षण और सतत कृषि में भाग लेकर ग्रीन क्रेडिट कमा सकते हैं। ये क्रेडिट उन उद्योगों को बेचा जा सकता है जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण जैसी पर्यावरण बाधाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर पहली बार कहाँ शुरू किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के नथरटॉप चिनानी में पहला हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च किया है। यह नया केंद्रीय हिमालय क्षेत्र के लिए सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगी। यह क्षेत्र की अनूठी उच्च ऊंचाई वाली मौसमी स्थितियों के अनुसंधान और अध्ययन पर भी केंद्रित करेगा। ये इस परियोजना की सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में जलवायु निगरानी और आपदा में सुधार करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुधार ये मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है जम्मू और कश्मीर उधमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है रियल टाइम लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एप्लीकेशन ऐसे टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का शोध पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो ये तपेदिक टीबी का में इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में इस तरह है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन तिरुवनंतपुरम के श्री
चित्रा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक ने तपेदिक टीबी के लिए एक नया नियम रियल टाइम टेस्ट विकसित किया है, जिसे रियल टाइम लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एप्लीकेशन उसे कहा जाता है। आरटी लैंप उसे नेक्स्ट एक्सपर्ट और टोरेंट के समान, और इसमें एक माइक्रोलिटर में 10 टीबी डीएनए प्रतियों का पता लगाने की उच्च संवेदनशीलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिएशन, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिएशन है चेन रिएक्शन के विपरीत, जिसे 3 तापमान चक्रों की आवश्यकता होती है, आरटी लैंप एक ही तापमान पर कार्य करता है, जिससे यह सरल और तेज हो जाता है। यह डीएनए का मजबूत पता लगाने के लिए यह 6 प्राइमर का उपयोग करता है, जबकि आरटी-पीसीआर में 2 प्राइमर होते हैं। साइटो 16 क्लोरोसेंट डाई का उपयोग गलत नकारात्मक परिणामों से बचाता है। परिणाम केवल 10 से 20 मिनट में उपलब्ध होते हैं, जिससे टीबी का शोध व निदान संभव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक वन्य बायोमास की निगरानी के लिए बायोमास मिशन लॉन्च करने की जिम्मेदारी किस अंतरिक्ष एजेंसी की होती है? तो ये होती है ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की होती है। ठीक है, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी इसी की होती है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्यों होती है, अब इस पर नजर डालते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 29 अप्रैल 2025 को फ्रेंच गयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से वेगी सी रॉकेट का उपयोग करके बायोमास मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उपग्रह 666 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का सूर्य समकालीन कक्षा में परिक्रमा करेगा, जिसे सटीक अवलोकन के लिए निरंतर प्रकाश मिलेगा। यह वन बायोमास का पहला वैश्विक माप प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को वनों का मानचित्रण करने और समय के साथ उनके परिवर्तनों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। काफी मददगार साबित हो सकता है। वन 861 गीगाटन कार्बन संग्रहित करते और हर साल लगभग 16 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। 2023 में 3.7 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हो गए हैं, जिसमें लगभग 6% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय द्वारा के अंतर्गत काम करता है? तो ये करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी शॉर्ट नेम को उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पास स्थित कांच उद्योगों के प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है। CSIR नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट CSIR और नीरी वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत एक प्रमुख शोध संस्था है। शुरू में इसका ध्यान जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, संक्रमण और व्यावसायिक रोगों और औद्योगिक प्रदूषण पर था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास का समर्थन करना है। लेकिन नीरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करता है भारत सरकार के अंतर्गत। इसका मुख्यालय नागपुर और महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को मनाया गया है। वर्ल्ड वेटरनरी डे कब से शुरू हुआ ये भी हम जानेंगे। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 26 अप्रैल को पशु चिकित्सा पेशेवर की भूमिका का जश्न मनाने के लिए बनाया गया। 2025 की थीम एनिमल हेल्थ टेक्स टीम पशु चिकित्सा में टीम वर्क के महत्व को दर्शाती है। इससे पहले 2000 में वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन, मतलब सबसे पहले 2000 में बनाया गया, शुरू किया गया था। भारत में यह
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन को डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया गया है। यह दिन पशु स्वास्थ्य में सुधार, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा में पशु चिकित्साओं को प्रयासों को मान्यता देता है। भारत में 536 मिलियन से अधिक पशुधन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। कितने भारत में 536 मिलियन अधिक पशुधन जो दुनिया में पहला स्थान पर है। ठीक है, जो सबसे अधिक है पहला स्थान पर है, इस तरह का मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। IXPE इसका शॉर्ट नेम है, इमेजिंग एक्सरे पैरामेट्री एक्सप्लोरर, 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। ये एजेंसियां कौन सी है? तो ये एजेंसियां नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी, ये इन लोग के द्वारा संयुक्त एजेंसियां हैं। ठीक है, दोनों मिलकर ये तैयार की है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। एक्सप्लेनेशन इस तरह है। नासा और IXPE ने हाल ही में ब्लैक होल जेट्स से निकलने वाली एक्सरे किरणों के रहस्य को सुलझाया है। IXPE और नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी तीनों का संयुक्त उपग्रह मिलकर इस मिशन, जिसे 9 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, यह पहला ऐसा उपग्रह है जो एक्सरे प्रकाश की ध्रुवणता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्मांड के चरम वातावरण को अध्ययन करना है। यह मिशन ब्लेजार्स पर केंद्रित था, जो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक का एक प्रकार है, जिनमें एक विशाल ब्लैक होल होता है, जो पृथ्वी की दिशा में अत्यधिक ऊर्जा वालों की कणों की जेट छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम नजर डालेंगे, जो इस प्रकार है। केओलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। केओलादेव नेशनल पार्क, जिसे भरतपुर वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, राजस्थान में स्थित। इसे 19वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल ने शिकार रिजर्व के रूप में स्थापित किया था और वर्ष 1956 में यह पक्षी अभयारण्य बना है। ये कब बना है? 1956 में पक्षी अभयारण्य बन गया है। ये किसने शुरू किया था? महाराजा सूरजमल ने शिकार रिजर्व के रूप में स्थापित किया था 19वीं शताब्दी में। 1921 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका नाम पार्क के भीतर स्थित भगवान शिव के मंदिर के नाम पर रखा गया है। किस नाम पर? भगवान शिव के मंदिर के नाम पर रखा गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। यह पार्क 19 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे मंगल दलदली क्षेत्र और आर्द्र घास के मैदान शामिल है। यह जैव विविधता के कारण रामसर साइट और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में वर्षों में यह पार्क कछुओं का सुरक्षित आश्रय भी बनता जा रहा है और राजस्थान में पाई जाने वाली 10 प्रजातियों में से यह 8 ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट जो रहेगा आज का क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन ये यहीं पर हो जाएगा समाप्त। यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपॉवरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा UMID, ये शॉर्ट नेम है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। केंद्र सरकार 6 जून 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है और प्रबंधन के लिए UMID पोर्टल लॉन्च करेगी। UMID का अर्थ है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट इंपॉवरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, निगरानी और नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है। इसका संचालन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों और न्यायिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेगा।
तो ये आज का टॉपिक इस तरह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।